सो वेलकम गाइस। तो ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। एंड ये जो चैप्टर है आपका, ये 3 मार्क्स कैरी कर रहा है आपके बोर्ड में। सो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 टाइप से यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या तो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपसे यहाँ पे साथ ही में 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, या तो आपसे डायरेक्टली 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन जनरली, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स हमारे पास लिमिटेड है। देखिए टॉपिक्स क्या क्या हमारे पास है। एक है यहाँ पे आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, हो गया एक टॉपिक। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर, इसके कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसवर्स नेचर। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो 3 ही टॉपिक बेसिकली यहाँ पे हैं, क्लियर, 3 ही टॉपिक यहाँ पे हैं। एंड जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी वेलोसिटी वगैरह के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वेलोसिटी के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आए हुए हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कराए हैं। आप वीडियो में जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, आप वहाँ पे देख सकते हो। इसको मैंने EMI वाले वीडियो में ही इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया है, क्लियर। EMI एंड EMW एक ही लेक्चर में इनके प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराए हैं। एंड इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे आपको बोला जाएगा माइक्रोवेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, कोई भी एक रे आपको वेव देंगे एंड आपको बोलेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इसके यूज़ बताओ। सो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है एंड लिखा हुआ है कि आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास होता क्या है बेसिकली। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैपेसिटर है, मेरे पास ये जो आपको दिख रहा है, एंड ये हमारे पास कनेक्टेड है, क्लियर, ये हमारे पास कनेक्टेड है एक बैटरी सोर्स के साथ, क्लियर, ये हमारे पास कनेक्टेड है एक बैटरी सोर्स के साथ, क्लियर। सो ये हमारी बैटरी यहाँ से कनेक्टेड। अब देखिए, यू ऑल नो दैट ऑलरेडी हमने करंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है। जब हम यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करते हैं, सो यहाँ से करंट फ्लो होती है हमारे पास, क्लियर, यहाँ से चार्जेस का फ्लो होता है हमारे पास। एंड यू ऑल नो दैट जो कन्वेंशनल करंट हमारे पास होती है, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। देयरफॉर ये जो करंट फ्लो होती है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं कंडक्शनल करंट, इसको हम बोलते हैं कंडक्शनल करंट। यानी कि एक कंडक्टर के थ्रू जो करंट हमारे पास होके जाती है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शनल करंट, क्लियर, कंडक्शनल करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज़ है, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज़ है। अब गौर से देखिए, जो हमारे पास कैपेसिटर है, क्लियर, कैपेसिटर के बाहर जो हमारे पास करंट होगी वो क्या होगी, वो होगी कंडक्शनल करंट। वो क्या होगी हमारे पास, कंडक्शनल करंट। ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है हमारे पास, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। सो या फिर 2 प्लेट्स लगे हुए हैं, पैरेलल प्लेट्स, क्लियर, या फिर 2 पैरेलल प्लेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, क्लियर, 2 पैरेलल प्लेट्स, क्लियर। एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे है नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या यहाँ पे, अब होगा क्या यहाँ पे, जो फ्लक्स होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर, या फिर लिंक्ड विद द सर्किट, या फिर लिंक्ड विद द कॉइल वगैरह, वी नो दैट चेंजेस विद टाइम। वो क्या होता है हमारे पास, चेंज होता है विद टाइम। एंड इसी के कारण यहाँ पे एक एडिशनल करंट हमारे पास आती है, इस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के अलावा जो करंट हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। विन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम, यानी कि जब भी हमारे पास फ्लक्स चेंज हो जाए विद टाइम, देयरफॉर जो ये कैपेसिटर्स के बीच यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी, इसी करंट को बेसिकली हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो ये जो करंट होती है, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास करंट नहीं होती है, क्योंकि ये खाली प्रोड्यूस कब होती है, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रैक्टिकली ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द करंट, क्लियर। ये खाली किसके कारण हमारे पास आती है, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट करंट अब हमारे पास है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि किस कारण आती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण, क्लियर। देयरफॉर आई कैन राइट, जो मेरे पास यहाँ से हम लिखते हैं, क्लियर, ये आपने लिखा होगा। नाउ कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ से हम निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमारे पास है, आई डी
क्लियर, डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमारे पास है आई डी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि आई कैन राइट इट एज डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर, इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बट यहाँ पे ई लगाऊंगा मैं, क्योंकि कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास, कौन सा फ्लक्स हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यू ऑल नो दैट जो हमारे पास फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू ई ए। क्लियर, दैट इज इक्वल टू ई ए। चलिए अच्छा, इसको बाद में सबस्टिट्यूट करते हैं, पहले प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए, जो हमारे पास फ्लक्स निकल के आएगा ये आएगा किसके बराबर, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, एंड यहाँ पे ई। क्लियर, यहाँ पे ई। सो इसी को हम बोलते हैं, दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है किसके लिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। क्लियर, ई नॉट डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर, ई नॉट डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर, एंड ये सब इक्वेशंस ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी हुई हैं। क्लियर, ये इक्वेशंस ऑलरेडी हमने देखी हुई हैं। नाउ अब देखिए हम क्या करते हैं। क्लियर, नाउ अब देखिए हम क्या करते हैं। क्लियर, देखिए वी नो दैट जो फ्लक्स हमारे पास होता है, क्लियर, पढ़ा था हमने, फ्लक्स होता है हमारे पास ई डॉट ए। क्लियर, फ्लक्स हमारे पास होता है ई डॉट ए। अगर आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू एच सरफेस, उन्हीं को हम काउंट करते थे, वही हमारे पास फ्लक्स होता था। सो फ्लक्स हमारे पास होता है किसके बराबर, ई ए के बराबर। क्लियर, किसके बराबर, ई ए के बराबर। सो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करिए, आई कैन राइट जो आई डी मेरे पास है इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे ई ए। अच्छा, यहाँ पे लिखूँगा मैं डी बाई डी टी ऑफ ई ए, ये है ई नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई ए। क्लियर, डी बाई डी टी ऑफ ई ए, समझ में आ रहा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब जो एरिया होगा यहाँ पे वो क्या होगा, कांस्टेंट, एंड वी नो दैट चेंज क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे चेंज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। क्लियर, सो ये एक और इक्वेशन हमारे पास निकल के आई किसके लिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। क्लियर, एक और इक्वेशन हमारे पास निकल के आई डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, इस इक्वेशन का भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और इक्वेशन हमारे पास बनती है। क्लियर, क्योंकि कोई भी इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है, इक्वेशन का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, इक्वेशन का आप ध्यान रखेंगे। वी नो दैट, अच्छा वी नो दैट जो हमारे पास करंट होती है बेसिकली, वी नो दैट जो करंट हमारे पास होती है बेसिकली, करंट किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। क्लियर, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, डी क्यू अपॉन डी टी, ये हमारे पास करंट की बेसिक इक्वेशन होती है। क्लियर, ये हमारे पास करंट की बेसिक इक्वेशन होती है। एंड इसी इक्वेशन, क्लियर, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई डी। बेसिकली ये जो करंट हमारे पास होती है इट इज़ कंडक्शनल करंट। आई जो हमारे पास आई होता है इट इज़ कंडक्शनल करंट। क्लियर, इट इज़ कंडक्शनल करंट। सो आई कैन राइट जो आई डी मेरे पास है इट इज़ डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर, इट इज़ डी क्यू अपॉन डी टी। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। एंड साथ ही में आल्सो वी नो दैट क्यू हमारे पास होता है सी इंटू वी, यानी कि कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। क्लियर, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। दियरफॉर आई कैन राइट यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में जो आई डी मेरे पास निकला। क्लियर, आई डी किसके बराबर निकला मेरे पास, डी क्यू अपॉन डी टी। सो इस इक्वेशन को कभी कभार पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। क्लियर, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल आई कैन राइट दिस एज डी बाई डी टी ऑफ क्यू की जगह यहाँ पे मैं लिखूँगा सी वी। क्लियर, सी वी यहाँ पे। सो वी नो दैट कैपेसिटेंस हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एंड हमारे पास इक्वेशन बनेगी आई डी की अनदर इक्वेशन यहाँ पे सी डी वी अपॉन डी टी। क्लियर, सी डी वी अपॉन डी टी। क्लियर, सी डी वी अपॉन डी टी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेटेड आपको ये रिलेशन याद ही होगी, ई हमारे पास होता है वी अपॉन डी, या फिर वी नो दैट ई हमारे पास होता है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स या फिर माइनस डी वी अपॉन डी आर। क्लियर, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ी थी, इसी का यूज़ हमने यहाँ पे किया। सो दीज आर दी 3 इक्वेशंस जो आपको याद रखनी है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। पहली इक्वेशन जनरल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दूसरी इक्वेशन में हमने फ्लक्स को सब्स्टिट्यूट किया, क्लियर, ई डॉट ए से। देन तीसरी इक्वेशन में हमने कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, सो एक छोटा सा चैप्टर है बट 3 मार्क्स आपको डेफिनेटली ये देगा।
क्लियर, 3 मार्क्स आपको ये डेफिनेटली देगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। पहली प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट्स व्हेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चेंज होगी, तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी, तब हमारे पास क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी। एंड ये भी साथ में याद रखिएगा, इन स्टडी स्टेट, क्लियर, स्टडी स्टेट, क्लियर, स्टडी स्टेट मतलब जो हमारा फ्लक्स है, जो हमारा फ्लक्स है दैट इज कांस्टेंट, जो हमारा फ्लक्स है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अगर हमारा फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो जीरो होगी। क्लियर, सो इस कंडीशन में, स्टडी स्टेट कंडीशन में जो फ्लक्स हमारे पास होता है वो कांस्टेंट रहता है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर, ये भी हमने ऑलरेडी देखा डेफिनेशन में ही, जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज़ नॉट ए करंट। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बोला ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इट इज़ नॉट ए करंट, इट ओनली एड्स टू करंट डेंसिटी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। क्लियर, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस अलोन, बट ये सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी को इन कम्बिनेशन विथ कंडक्शनल करंट, यानी कि इन कम्बिनेशन विथ कंडक्शनल करंट ये सेटिस्फाई करती है किसको, कंटिन्यूटी को। क्लियर, क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होती है। सो दीज आर दी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो आपको लिखनी है, एंड दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पहले ही आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किस बंदे ने पहली बार इनको प्रिडिक्ट किया। काफ़ी बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं पहली बार इनको मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया था। क्लियर, ये ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल नहीं है। क्लियर, सो मैक्सवेल ने इसको पहली बार प्रिडिक्ट किया था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास होती क्या है, क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास होती क्या है। Electromagnetic waves are the waves in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of wave. For example, electromagnetic wave हमारे पास यूं जा रही है, this is the direction of electromagnetic field, इस डायरेक्शन में जो हमारे पास electromagnetic wave है वो जा रही है। सो ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, इस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेट वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी, एंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो भी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर, ये तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, एंड देन इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर, जो आगे जाकर हमें प्रूव भी करना होता है। क्लियर, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली आपको दिख रहा है, क्लियरली जो ई है इट इज़ परपेंडिकुलर टू यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिमिलरली ये बी हमारे पास है, दिस इज बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 3D में आपको मैं दिखा रहा हूँ। एंड जो हमारे पास ई एंड बी है ये भी आपस में क्या बनते हैं, परपेंडिकुलर, एंड इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो। क्लियर, एंड वो क्या हो, वो हमारे पास परपेंडिकुलर आए टू दी प्रोपगेशन ऑफ वेव। एंड लेक्चर के स्टार्टिंग में ही जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने देखा चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट अगर होंगी इसमें खाली क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, मूविंग चार्जेस बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मूविंग चार्जेस हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इसमें बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। देन मूविंग चार्जेस विथ चेंजिंग वेलोसिटी, यानी कि जहाँ पे एक्सेलरेशन आए वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। क्लियर, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन यही है कि जब भी हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूं, ये वो वेव्स हमारे पास होती है जो कि प्रोड्यूस होती है बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, यानी कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो उस कंडीशन में खाली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर यहाँ पे चार्जेस एक्सेलरेट कर रही है, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उस कंडीशन में खाली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट अगर चार्ज एक्सेलरेट करती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अच्छा, विच प्रोपागेट एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा
यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास किस टाइप से होती है। देखिए ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपको एक्स दिख रहा है यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड ई क्या है, ई एंड बी देखिए कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं। देखिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, गौर से देखिए एक बार फिर। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देखिए परपेंडिकुलर बन रहे हैं हर एक पॉइंट पे। क्लियर। एंड एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तीनों देखिए, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे। चलिए वापस आते हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फर्दर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग क्लियर इन हायर स्टेशनरी ऑर्बिट जंप्स टू ए लोअर ऑर्बिट। यानी कि अलग अलग तरीके हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बनने के, पहला एक्सेलरेटेड चार्ज, दूसरा यहाँ पे अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता हो हायर स्टेशनरी ऑर्बिट पे, एंड ये लो करे किधर, लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट पे, लोअर ऑर्बिट पे। क्लियर। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये साथ ही में कहाँ से भी प्रोड्यूस होती हैं या फिर कैसे बनती हैं। दीज आर आल्सो प्रोड्यूसड जब हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो स्ट्राइक करें किसी मेटल को। क्लियर। बट जो मेटल होना चाहिए वो हाई एटॉमिक नंबर का होना चाहिए, एंड ये जो हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये सडनली स्टॉप हो जाए, एंड वहाँ से भी हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्ज या फिर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द प्रोडक्शन। ये सब चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखोगे। सो यहाँ पे आप अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में। क्लियर। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी, दीज हैव नो चार्ज। क्लियर। अच्छा, दीज ट्रांसफर एनर्जी एंड कैरी मोमेंटम। क्लियर। एनर्जी और मोमेंटम पी। अच्छा, देन दीज ओबे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को ओबे करते हैं। क्लियर। देन दीज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट सी से ट्रैवल करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, दीज ट्रैवल विद एंड विदाउट मीडियम, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम नहीं है इनमें। अच्छा, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। अच्छा, दीज कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज इनकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो यहाँ पे हमने देखा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर। अब जो ट्रांसवर्स नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये आपको प्रूव करके देना होता है। अब ट्रांसवर्स नेचर का मतलब सिंपली ये है कि अगर ये जा रही है हमारे पास कौन, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होंगे ये क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में। क्लियर। एंड यही आपको प्रूव करके देना है। क्लियर। एंड यही आपको यहाँ पे प्रूव करके देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर। इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका प्रूफ, ऐसे लिखिए, consider an electromagnetic wave traveling in x डायरेक्शन। सो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ट्रैवल कर रही है किधर, एक एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इसको हमने लिया है एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड में नहीं। आपकी मर्जी, आप वाई और जेड भी लिख सकते हो। सो बेसिकली इसका प्रूफ भी आपने देखा होगा, डिफरेंट बुक्स पे लिखा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्यूब को लेते हैं। गौर से देखिएगा, अच्छे से बनाइएगा।
सो ये है यहाँ पे हमने क्यूब बनाया। एंड यू नो दैट जो हमारे पास क्यूब होता है इसके पास हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, 6। क्लियर, 6 फेस होते हैं। लेट ये ए, ये बी हमारा, ये सी हमारा, इसका नाम दूंगा मैं यहाँ पे डी। क्लियर, इस फेस का नाम दूंगा मैं डी। क्लियर, अच्छे से देखिएगा। इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम देते हैं एफ एंड जी एच, जी और एच। क्लियर, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारे पास किधर जा रही है, वो जा रही है एक्स डायरेक्शन में, ऐसे लेट जा रही है। क्लियर, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास जा रही है एक्स डायरेक्शन में, दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर, एंड वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं यहाँ पे। क्लियर, वो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। सो ये होगी एक्स एक्सिस। चलिए दो और एक्सिस को भी दिखाते हैं। ये हमारे पास एक और एक्सिस यहाँ पे, अच्छा ये हमारे पास एक और एक्सिस यहाँ पे। क्लियर, कौन सी एक्सिस, ये वाई, अच्छा ये एक और एक्सिस हमारी। क्लियर, क्योंकि तीनों एक्सिस क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हमारे पास जेड एक्सिस। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस। बट हमारी जो वेव जा रही है वो किधर जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर, हमारी जो वेव जा रही है वो किधर जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर, एंड एक्स डायरेक्शन में हम यहाँ पे नॉर्मल्स को दिखाते हैं। हमारा जो नॉर्मल है, देखिए ये हमारा नॉर्मल होगा इस फेस पे, यानी कि फेस ए बी सी डी पे। अच्छा, इस में हमारा ये नॉर्मल होगा इस फेस पे, यानी कि फेस ई एफ जी एच पे। क्लियर, ई एफ जी एच पे हमारा नॉर्मल होगा। एंड लेट जो ये वाला फेस है इस डायरेक्शन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ EX1, इसको मैं नाम दूंगा EX1। एंड इधर चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर लेते हैं, ये हमारा EX1 इस डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड इस डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दिस इज़ EX2। क्लियर, दिस इज़ EX2। सो इतना आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। क्लियर, करिए इसको, फिगर अच्छे से बनाइएगा। नाउ अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, सो कंसिडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, फिर आप ये बनाएंगे। क्लियर, फिर आप ये बनाएंगे। नाउ यहाँ से आप लिखोगे। क्लियर, यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आई कैन राइट इट एज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वेव ट्रैवल हो रही है, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज ई नॉट साइन, क्लियर, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर, के एक्स माइनस ओमेगा टी। एंड सिमिलरली जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बी नॉट मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका, अच्छा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो क्लियरली आपको दिख रहा है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो यहाँ पे एक्स, क्लियर, दूसरा यहाँ पे टी, एक्स एंड टी। क्लियर, एक्स एंड टी पे डिपेंडेंट है। क्लियर, एक्स एंड टी पे डिपेंडेंट है। क्या आपको कहीं पे वाई और जड़ दिख रहा है, क्लियर, क्या आपको कहीं पे वाई और जड़ दिख रहा है इन इक्वेशंस में, नहीं, क्योंकि वेव जो हमारी है वो किधर की ओर ट्रैवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। क्लियर, वेव जो हमारी है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। क्लियर, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देयरफॉर ऐसे लिखोगे आप ई एंड बी डज नॉट डिपेंड ऑन y एंड z, डज नॉट डिपेंड ऑन y एंड z। क्लियर, E एंड B जो हमारे पास हैं दे डजेंट डिपेंड ऑन y एंड z, बट खाली किस पे डिपेंड है, x एंड t पे। क्लियर, खाली किस पे डिपेंड है, x एंड t पे। सो नाउ अब आप ऐसे लिखोगे, अब यूज़ करोगे नाउ यूजिंग, क्लियर, नाउ यूजिंग गॉसेस थ्योरम, नाउ यूजिंग गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का आप यूज़ करोगे, वेट ए सेकंड, चल रहा है। नाउ यूजिंग गॉसेस थ्योरम, एंड गॉसेस थ्योरम वी ऑल नो दैट वो क्या कहती है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। क्लियर, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये होगा हमारे पास ज़ीरो के बराबर। क्लियर, ये हमारे पास होगा ज़ीरो के बराबर, क्योंकि जो आपको क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, क्यूब के अंदर हमारे पास कोई भी नेट चार्ज नहीं है।
क्लियर, कोई भी नेट चार्ज नहीं है। बट अच्छा, क्यूब, अगर हम क्यूब को देखें ABCDEFGH, सो मैं लिखूंगा क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू 0, बट किधर ABCDEFGH इज इक्वल टू 0। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नाउ जो हमारे पास क्यूब है, क्लियर, या क्यूब है या फिर आप क्यूबाइड बोलो, क्यूब हमारे पास है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 अलग अलग सरफेस पे, क्योंकि 6 अलग अलग फेस हमारे पास हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। क्लियर, इसको हम डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइडिंग क्यूब इनटू 6 फेसेस। क्लियर, नाउ डिवाइडिंग क्यूब इनटू 6 फेस, तो 6 फेस हमारे पास आ रहे हैं। देखिए ABCD, गौर से देखिए ABCD, एक तो ये वाला फेस होगा, देखिए गौर से, एक तो ये वाला फेस होगा, दूसरा ऊपर वाला फेस होगा, तीसरा ये फ्रंट वाला फेस होगा, देन ये इस साइड बैक वाला फेस होगा, देन इस साइड पीछे वाला फेस होगा, एंड नीचे वाला फेस होगा। तो 6 फेसेस कुल मिलाकर हमारे पास होंगे यहाँ पे। क्लियर, नाउ अब लिखते हैं, देखिए, बट आप गौर करिए वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में। सो जो हमारे पास फेस ये वाला ABCD एंड बैक वाला फेस EFGH, इन पे ज़्यादा गौर करिए। क्लियर, EFGH, इन पे आप ज़्यादा गौर करिए। क्लियर, ABCD, क्लियर, ABCD एंड बैक वाला फेस EFGH, इन पे आप ज़्यादा गौर करिए। नाउ डिवाइडिंग क्यूब इनटू 6 फेस, 6 फेस में इसको डिवाइड करते हैं। सो आई कैन राइट, जो फ्लक्स हमारे पास होगा ये डिवाइड होगा। क्लियर, आई विल राइट फ्लक्स इंटीग्रल, इंटीग्रल हमारे पास E.dl, क्लियर, E.dl, क्लियर, E.dl, इंटीग्रल E.dl या फिर इंटीग्रल E.ds, जो भी आप लिखिए, क्योंकि यहाँ पे हम सरफेस ले रहे हैं। क्लियर, क्योंकि एक सरफेस ले रहे हैं, सरफेस का हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, देयरफॉर E.ds जो होगा हमारे पास किसका, ABCD प्लस इसमें हम लेते हैं, क्लियर, E.ds किस सरफेस का, EFGH यानी कि फ्रंट एंड बैक वाला। क्लियर, एंड बाकी लीजिए, बाकी 4 E.ds, पहले लिखते हैं 4 बार E.ds इंटीग्रल E.ds, क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds। क्लियर, अच्छा, पहले ही हमने लिखा टोटल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर, इंटीग्रल E.ds, क्लियर, पूरे क्यूब का किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अच्छा, अब बाकी जो फेसेस बचे हैं, बाकी कौन सा फेस, ADEF, देखिए ऊपर वाला ADEF, ऊपर वाला ADEF ये रहा यहाँ पे। अच्छा, बैक वाला ये ABGF, क्लियर, नीचे वाला BCHGH, क्लियर, एंड ये आगे वाला फेस, क्लियर, कौन सा, EHCD। सो इन्हीं के नाम आप यहाँ पे लिखिए। क्लियर, इन्हीं के नाम आप यहाँ पे लिखिए, इन 4 फेसेस के जो रिमेनिंग फेस है हमारे पास। क्लियर, सो BCGH, क्लियर, BCGH, सिमिलरली ADEF फेस, क्लियर, देन सिमिलरली DCH। अच्छा, कौन सा आएगा, DCHE, देन लास्ट पे हमारा बचा ABGF। सो ये हमारे पास कुल मिलाकर कितने बचे, ये हमारे पास 4 बचे, एंड टोटल में कितने आए, 6 आए। क्लियर, टोटल में कितने आए, 6 आए। क्लियर, सो इसको आपने नोट डाउन किया होगा, यहाँ पे भी देख सकते हो आप छोटा करके। देखिए ABCDEFGH, सो इतना आपने नोट डाउन किया होगा। क्लियर, नाउ वेव जो हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर, वो हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। एंड ऑलरेडी हमने देखा जो E एंड B हमारे पास हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ Y एंड Z, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ Y एंड Z। देयरफॉर हमारे पास खाली कौन सा फेस बचेगा, एक बचेगा
ABCD, दूसरा हमारे पास बचेगा EFGH। बाकी जो होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, बाकी यहाँ पे कैंसल होंगे। क्लियर, बाकी यहाँ पे कैंसल होंगे, बाकी यहाँ पे कैंसल होंगे। सो ऐसे लिखोगे आप, वी हैव, ऐसे मत लिखिए, ये लिखिए एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंडिपेंडेंट, independent of y and z, are independent of y and z, therefore the components in y and z direction, y and z direction will cancel out each other, z direction will cancel out each other, सो हमारे पास खाली दो बचेंगे, विल कैंसल आउट ईच अदर। ई एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई एंड जेड, देयरफॉर द कंपोनेंट्स इन वाई एंड जेड डायरेक्शन विल कैंसल आउट ईच अदर। सो हमारे पास कौन सा बचेगा, खाली पहले दो कंपोनेंट्स बचेंगे। सो अब हमारे पास नेट क्या बचा, नेट ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये कौन सा, पहला वाला, देखिए पहले दो वाले ABCDEFGH, ABCDEFGH, क्लियर, EFGH, यही दो हमारे पास अब बचेंगे। क्लियर, यही दो अब हमारे पास बचेंगे, बाकी यहाँ पे कैंसिल होंगे। क्लियर, बाकी यहाँ पे कैंसिल होंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। क्लियर, यहाँ तक ये जो चार होंगे ये यहाँ पे कैंसिल होंगे। क्लियर, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या फिर कैंसिल होंगे यहाँ पे। नाउ ई डॉट डी एस, क्लियर, ई डॉट डी एस हमारे पास किसके बराबर होता था, क्लियर, या फिर ई डॉट डी ए किसके बराबर होता था, ई ए कॉस थीटा। क्लियर, ई ए कॉस थीटा। क्लियर, नाउ आई कैन राइट इट एज जो ई डॉट डी एस है इसको मैं लिख सकता हूँ ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। एंड ऑलरेडी फिगर पे आइए, देखिए फिगर में हमने क्या किया था, जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाला फेस यानी कि फ्रंट वाला पॉजिटिव साइड, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया है EX1। एंड जो हमारा बैक वाला यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जो हमारा फेस है उसको नाम दिया है EX2, उसकी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड आपको क्लियरली दिख रहा है जो EX1 है इसके नॉर्मल, क्लियर, इसके जो नॉर्मल है वो कैसे लग रहा है। क्लियर, या फिर ओवरऑल, अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पे, क्लियर, अगर हम ओवरऑल यहाँ पे बात करें, ओवरऑल यहाँ पे बात करें, देखिए अच्छा किधर गया, अच्छा ये हमारे पास डायरेक्शन इधर होगी यार, डायरेक्शन जो होगी EX2 वो भी इधर होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में हमारे पास EX2, या फिर इस फेस में हमारे पास, इस फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो होगी हमारे पास EX2, एंड इस फेस में हमारे पास जो होगी EX1। क्लियर, ये जो डायरेक्शन लेनी है आपको खाली नॉर्मल की लेनी है, ये जो डायरेक्शन आपको लेनी है खाली आपको नॉर्मल की लेनी है। किसकी लेनी है, नॉर्मल की लेनी है। सो यहाँ पे आइए, ई डॉट डी एस। क्लियर, यहाँ तक आप आए होंगे, ई डॉट डी एस, इसको मैं लिखूंगा EX1। क्लियर, EX1 यानी कि फेस 1 वाला, प्लस इसको मैं लिखूंगा EX2 DS कॉस थीटा। क्लियर, कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ देखिए नॉर्मल हमारा, अगर आप पहले फेस पे देखोगे नॉर्मल हमारा किधर की ओर लग रहा था, इधर की ओर। दूसरे फेस पे जो बैक वाला फेस था, ये है कौन सा फेस, ABCD वाला। अगर आप EFGH वाला देखोगे उसमें हमारा नॉर्मल इधर की ओर लग रहा है। क्लियर, एंड डायरेक्शन ऑफ वेव हमारे पास इधर, सो आप यहाँ पे लिखोगे जो हमारे पास पहला यहाँ पे है, क्लियर, EXDS कॉस थीटा, जो पहला थीटा हमारे पास होगा, जो इसका थीटा होगा हमारे पास, वो कितना होगा, ज़ीरो। सो आई कैन राइट इट एज EX1 DS कॉस ज़ीरो, क्लियर, कॉस ज़ीरो हमारे पास। दूसरा यहाँ पे EX2 DS कॉस, यहाँ पे कितना, 180 हमारे पास आएगा, इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर, इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल इधर। क्लियर, नॉर्मल इधर। सो देखिए कॉस ज़ीरो हमारे पास कितना, 1, कॉस 180 कितना होता है, -1। सो आई कैन राइट इट एज, ये निकलेगा EX1 इंटू DS। अच्छा, कॉस ज़ीरो कितना, 1, प्लस
ex2 ds cos 180, cos 180 हमारे पास कितना होता है -1, सो ये बनेगा माइनस टाइम्स ex2 डॉट ds इज इक्वल टू 0। अच्छा, और आई कैन राइट इट एज ex1 डॉट ds क्लियर माइनस ex2 डॉट ds, ये हमारे पास होगा किसके बराबर 0 के बराबर। और यू कैन राइट इट एज अगर आप धुन में यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहे हो या फिर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ds को बाहर लीजिए, अंदर बचेगा ex1 माइनस ex2 दिस विल बी इक्वल टू 0। सो ds हमारे पास होता है, यानी कि हमारे पास जो छोटी सरफेस है, फिर सरफेस हमारा है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। देन 0 क्या हो सकता है हमारे पास ex1 माइनस ex2, ये हमारे पास 0 हो सकता है। क्लियर, ये हमारे पास 0 हो सकता है। और आई कैन राइट दिस एज, यानी कि आई कैन राइट दिस एज ईदर या तो ex1 होगा किसके बराबर, ex2 के बराबर, इसको उधर ले जाइए, क्लियर, इसको इधर ले जाइए, या जो ex1 होता है ये ex2 के बराबर होगा, या तो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। क्लियर, या तो किसके बराबर होंगे, दोनों 0 के बराबर होंगे। क्लियर, ये क्या होंगे 0 के बराबर होंगे। क्लियर, नाउ वी नो दैट जो हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लियर, जो हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जन्म नहीं देता है। क्लियर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जन्म नहीं देता है। देयरफॉर वी कैन राइट जो ex हमारे पास होगा, या फिर ex1 ex2 आप बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, वो किसके बराबर होगा 0 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट डजंट प्रोड्यूस किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली जो हमारे पास bx होगा ये भी किसके बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। एंड अगर दोनों 0 के बराबर होंगे देयरफॉर इसका मतलब ये E एंड B जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, E एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of, also perpendicular to the direction of propagation of, electromagnetic wave. Therefore electromagnetic wave is transverse in nature. So ऐसे आप लिखोगे ट्रांसवर्स इन नेचर। सो इतना आपको लिखना है अपने बोर्ड में। अगर आपसे बोला जाए प्रूव दैट, क्लियर, अगर आपसे बोला जाए प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, सो तब जाके आपको ये लिखना है अच्छे से। क्लियर, आप वीडियो को पॉज करिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एंड यहाँ पे आपको समझ आएगा हमने क्या किया। क्लियर, हमने क्या किया। सो लास्ट पे हमने लिखा therefore E and B are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave. Therefore electromagnetic wave is transverse in nature. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड की। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट हर साल इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स दिखाए हैं जो लास्ट फ्यू ईयर्स में पूछे गए हैं। क्लियर, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले हम बात करेंगे वैक्यूम में। वैक्यूम, क्लियर, वैक्यूम बोलो आप, फ्री स्पेस बोलो। क्लियर, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में कितनी होती है। क्लियर, अच्छा, वैक्यूम या फ्री स्पेस में जो वेलोसिटी होती है हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं बाय c। क्लियर, इसको हम डिनोट करते हैं बाय c, एंड ये हमारे पास होती है किसके बराबर, E0 अपॉन V0 के बराबर, यानी कि कौन से एम्पलीट्यूड वाले, या फिर आई कैन राइट इट एज, ये हमारे पास होती है किसके बराबर, E/B के बराबर, E/B के बराबर। यह है वेलोसिटी। और एक और बेसिक फार्मूला हमारे पास है, एक और बेसिक फार्मूला हमारे पास है। इट इज़ c जो होता है हमारे पास, इट इज़ 1 बाय म्यू नॉट इंटू, क्लियर, म्यू नॉट इंटू
एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, इट इज़ इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब आप एक्चुअल में यहाँ पे ई एंड बी के वैल्यूज़ डालोगे तब आपके पास ये इक्वेशन निकल के आती है, बट डायरेक्ट आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन को भी काफ़ी बार पूछा जाता है, सी इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसमें, फ्री स्पेस में या फिर किसमें, वैक्यूम में। एंड म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, परमेबिलिटी। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, अच्छा, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट हमने कहाँ पे पढ़ा, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था। ये क्या होती है हमारे पास, परमिएबिलिटी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट इट इज़ परमिटिविटी, क्लियर, किसकी, हमारे पास वैक्यूम की, क्लियर, ये है परमिएबिलिटी। दिस इज परमिएबिलिटी एंड दिस इज परमिएटिविटी, क्लियर। सो इनका आप ख्याल रखोगे, क्लियर, इनका आप ख्याल रखोगे। एंड वी नो दैट जो सी का वैल्यू हमारे पास होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देयरफॉर आई कैन राइट जो 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, इट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको काफ़ी बार पूछा जाता है, क्लियर, इसको काफ़ी बार पूछा जाता है। सो ये आपके पास है इक्वेशंस, इनका आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो हमारे पास 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है, इसके डायमेंशंस काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्लियर। इसके डायमेंशंस आपके पास एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आपको बोलेंगे, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, व्हाट आर दी डायमेंशंस ऑफ 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमने देखा किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ किसके बराबर यहाँ पे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। देयरफॉर स्पीड ही है या फिर वेलोसिटी ही है, देयरफॉर डायमेंशंस क्या होंगे, Lt-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। देयरफॉर इसके डायमेंशंस क्या होंगे, Lt-1 या फिर इसके डायमेंशन होंगे m0 L1T-1, ऐसे भी आपको देख सकता है एग्जाम में। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट जो आप लगाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ या फिर वेलोसिटी ऑफ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंजेस विथ किसके साथ चेंज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंजेस विथ फ्रीक्वेंसी, चेंजेस विथ वेवलेंथ, क्लियर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड मीडियम, क्लियर, चेंजेस विथ, यानी कि जैसे हमारा मीडियम चेंज होगा, ये चेंज होगी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बट इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल इंटेंसिटीज, बट इंटेंसिटी के साथ कांस्टेंट, इंटेंसिटीज बट इज कांस्टेंट फॉर ऑल इंटेंसिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ये भी आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अगेन, क्लियर, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नाउ बात करेंगे किस में, ये तो हो गया किस में, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में। नाउ बात करेंगे मीडियम में। मीडियम में आप कैसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे, मीडियम में हम वेलोसिटी या फिर स्पीड को डिनोट करते हैं v से, एंड इसमें आप लिखोगे v इज इक्वल टू E/b, क्लियर, v इज इक्वल टू E/b, क्लियर, v इज इक्वल टू E/b, और इसमें आप लिखोगे v इज इक्वल टू 1/μ इंटू एप्सिलॉन। आप यहाँ पे नहीं लिखोगे μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, क्योंकि ये है यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ मीडियम या फिर परमेटिविटी ऑफ मीडियम। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्लियर, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। एंड इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार पूछे गए हैं। कौन सी इक्वेशन के ऊपर, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है 11th में आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इस इक्वेशन का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इसके ऊपर काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं आपके बोर्ड में, एंड ये न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक एक प्ले लिस्ट को देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व्ड पेपर्स ऑफ क्लास 12th, क्लियर। सो वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, एंड इसको मैंने किसमें इंक्लूड किया है, EMI एंड AC प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ही वीडियो है, इसी में आपको इनके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी, क्लियर।
बेसिकली आप यहाँ पे न्यूमेरिकल ही एक्सपेक्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर, 3 मार्क का क्वेश्चन डन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूँ, ये हमारे पास बेसिकली होता क्या है, ये अरेंजमेंट होता है कि इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अकॉर्डिंग टू दियर फ्रीक्वेंसी या फिर वेव लेंथ। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आपको अलग अलग वेव्स या फिर रेज दिख रही होंगी, कौन सी, गामा रेज, क्लियर, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावॉयलेट, देन विजिबल, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज विजिबल पार्ट, देन यहाँ पे इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव्स। क्लियर, देन रेडियो वेव्स। सो हमारे पास क्या क्या आती हैं इसमें, गामा रेज, देन एक्स रे, अल्ट्रावॉयलेट, देन विजिबल। क्लियर, एंड विजिबल में यू ऑल नो दैट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे विबगैर आता है। क्लियर, विजिबल में ही हमारे पास क्या आता है, विबगैर आता है। क्लियर, अच्छा 4 आ गई, गामा रेज, एक्स रेज, तीसरी अल्ट्रावॉयलेट, विजिबल, क्लियर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, छठी माइक्रोवेव, लास्ट पे रेडियो वेव्स। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड 3 मार्क का क्वेश्चन। देखिए 7 हमारे पास हैं कुल मिलाकर, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अब ट्रिक क्या है याद रखने की, क्योंकि यहाँ से आपके नीट में एंड आपके बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल ट्रिक है याद रखने की, गाड़ी, GADDI, गाड़ी, एक्स यूवी, क्लियर, एक्स यूवी इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यूवी। अदर ट्रिक्स भी हैं यहाँ पे आप कुछ भी याद रख सकते हो। गाड़ी हमारे पास आपको पता होगा, एक गाड़ी आती है एक्स यूवी, गाड़ी, कार आती है, क्लियर, एक्स यूवी। सो गाड़ी यानी कि कार, गाड़ी कौन सी, एक्स यूवी। आपने देखा होगा जैसे हमारे पास आल्टो वगैरह आते हैं या फिर i10 i20 मॉडल्स आते हैं, ऐसे हमारे पास एक्स यूवी कार आती है। क्लियर, गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। सो गाड़ी का जी किसको डिनोट कर रहा है, गामा रेज को, एक्स किसको, एक्स रे, यू किसको, अल्ट्रावॉयलेट, वी किसको, विजिबल, इन में आई किसको, इंफ्रारेड, माई में एम किसको, माइक्रोवेव, रेंज में आर किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है रेडियो वेव्स को। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्डर्स में। क्लियर, ऑर्डर्स में। अब देखिए क्या क्या बनता है यहाँ पे, जो हमारे पास ये वाला साइड है, गामा वाला साइड हमारे पास है। यहाँ से गामा साइड में क्या होती है हमारे पास, सब ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड सभी को एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। क्लियर, गामा वाले साइड में क्या क्या आप याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, स्कैटरिंग, ऑप्टिक्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें ज़्यादा किस साइड में होंगी, गामा साइड। यानी कि अगर आप रेडियो वेव से आ रहे हो किधर की ओर, गामा की ओर। सो जो हमारी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन है, ये इंक्रीज होती हैं, समझ में आ रहा होगा, ये इंक्रीज होती हैं ऑन मूविंग फ्रॉम रेडियो वेव्स टू माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस। जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन बढ़ जाती है। सो अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूं, चलिए समझाते हैं आपको। चलिए पिक करते हैं 4 को, 1 2 3 4। क्लियर, 4 मैंने ली गामा रेस, देन यूवी रेस, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स। क्लियर, मैं आपको बोलूँगा इनमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। सो आप बोलोगे ऐसे, सर ऑर्डर ऐसे होगा, गामा ग्रेटर देन अल्ट्रावॉयलेट ग्रेटर देन इंफ्रारेड ग्रेटर देन माइक्रोवेव। सो फ्रीक्वेंसी होगी गामा की ज़्यादा, एनर्जी गामा की ज़्यादा, स्कैटरिंग गामा की ज़्यादा, रिफ्रैक्शन गामा की ज़्यादा। एंड जैसे जैसे आप इधर की ओर जाओगे ये कम होगा। सो यहाँ पे आप लिखोगे दीज आर मैक्सिमम। इस साइड में ये क्या होते हैं, मैक्सिमम। इस साइड में ये क्या होते हैं, मैक्सिमम। अच्छे से लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। इस साइड में ये क्या होंगे, मैक्सिमम। क्लियर,
अच्छा, यानी कि अगर आप गामा से रेडियो वेव्स तक जाओगे, फ्रीक्वेंसी एनर्जी स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन विल डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज, ये सब चीज़ें इंक्रीज होंगी। अब रेडियो वेव्स का भी कुछ ज़्यादा होगा, इनका भी कुछ ज़्यादा होगा। अब देखते हैं इनका क्या क्या ज़्यादा होता है। क्लियर, इनमें इस साइड वेवलेंथ ज़्यादा होती है। क्लियर, इस साइड वेवलेंथ ज़्यादा होती है। दूसरा, स्पीड इस साइड ज़्यादा होती है। क्लियर, देन इस साइड डिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। क्लियर, इस साइड डिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर, सो इस साइड ये मैक्सिमम होते हैं। देयरफॉर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेडियो वेव की, उसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, सबसे कम गामा रेज की। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बोर्ड में, आपके नीट में भी। क्लियर, क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, एंड आपने इसके स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे लिए होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन देंगे। लेट, मेरे पास है विजिबल, एक्सरे, कामा माइक्रोवेव, तीन ही को मैं लूँगा। आपको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ लेमड़ा, लेमड़ा मतलब वेवलेंथ। आप बोलिए क्लियर, किसकी ज़्यादा किसकी कम। सो देखिए वेवलेंथ किस साइड में ज़्यादा, वेवलेंथ किस साइड में हमारी ज़्यादा, इस साइड में हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होती है। सो ढूंढिए माइक्रोवेव कहाँ पे है, ये रहा माइक्रोवेव। क्लियर, रेडियो वेव ऑप्शन में नहीं है, सो अदरवाइज रेडियो वेव अगर होता है वो ज़्यादा होता है, सो माइक्रोवेव। सो हम बोलेंगे लेमड़ा, माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा होगा इन तीन में। देन कौन सा आता है हमारे पास, देन विजिबल, देखिए विजिबल, देन एक्सरे, देन लिखूंगा मैं इट इज़ ग्रेटर देन लेमड़ा, किसका, विजिबल का। इट इज़ ग्रेटर देन लेमड़ा एक्सरे का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे आपका आंसर रहेगा। क्लियर, ऐसे आपका आंसर रहेगा। क्लियर, समझ में आया होगा। इसी हिसाब से अगर आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर दिया जाता तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बिल्कुल इसके अपोजिट होता। क्लियर, सो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, एंड आई विल ट्राई लास्ट पे कि कुछ MCQ सीरीज आपके लिए लाऊं, जो एक्सपेक्टेड MCQs होंगे, अगर टाइम मिला तब जाकर आपके लिए लाएंगे। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये चीज़ें आपने नोट डाउन की होंगी। नाउ हम आएंगे इनके यूजेस पे, डिस्कवरी वगैरह पे। क्लियर, यूजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, यहाँ से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन, एप्लीकेशन या फिर यूजेस। देखिए पहले हमारे पास है रेडियो वेव्स। क्लियर, अच्छा, डिस्कवरी इनकी किसने की थी, मार्कोनी ने। क्लियर, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, मार्कोनी ने। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक तो हो गया हमारे पास न्यूटन, इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कि विजिबल रेज को किसने डिस्कवर किया, न्यूटन ने। देन एक्सरेज, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, रोंटगन। देन गामा रेज, रदरफोर्ड। सो इन 3 को आपको याद रखना है, बाकी आपको याद रहें ना रहें। क्लियर, बट इन 3 को याद रखिएगा कि इन रेज की या फिर वेव्स की डिस्कवरी किन्होंने की है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। अब इसका भी लीजिए, लेके रहिए। सो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे। नाउ बात करेंगे हम, अच्छा, प्रोडक्शन। यहाँ से प्रोडक्शन। क्लियर, प्रोडक्शन मतलब कैसे प्रोड्यूस होती हैं। रेडियो वेव्स एक्सेलरेटेड चार्ज, माइक्रोवेव्स ऑसिलेटिंग चार्ज। अच्छा, ये कैसे, ये हॉटर बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स से, ये एक्साइटेड एटम्स से। क्लियर, ये अल्ट्रावायलेट सन से, एक्सरेज सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज, ये गामा रेज रेडियो एक्टिविटी से। एंड यहाँ से इनका वेवलेंथ एंड इनकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद रही अच्छी बात, याद ना रही तब भी अच्छी बात। क्लियर, सो बेटर है कि आप ट्राई करिएगा इनको याद रखने की, बेटर है आप ट्राई करिएगा इनको याद रखने की। अगर रहते भी नहीं हैं फिर भी अच्छी बात है। चलिए, एप्लीकेशंस को आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। यहाँ से ऑलरेडी मैंने बोला 2 मार्क का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर, सो पहले एप्लीकेशन रेडियो वेव्स की, टीवी सिग्नल एंड रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन में इनकी नीड हमारे पास होती है, या फिर इनकी एप्लीकेशन हमारे पास होती है रेडियो वेव्स की, या फिर रेडियो एस्ट्रोनॉमी आप कहिए। देन माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशन कहाँ पे, कुकिंग में हमारे पास माइक्रोवेव ओवन,
क्लियर। आजकल हमारे पास माइक्रोवेव ओवन, क्लियर। सो अगेन किन की एप्लीकेशन यहाँ पे, माइक्रोवेव की। देन टेली कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको काफ़ी बार पूछा जाता है। टेली कम्युनिकेशन लाइक सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर्स, इंटरनेट, इसमें किन का यूज़ होता है, हमारे पास माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। देन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की अगर मैं बात करूं, हेज फोटोग्राफी, हेज फोटोग्राफी यानी कि धुंधले ऑब्जेक्टिव्स की फोटोग्राफी या फिर दूर ऑब्जेक्टिव्स की फोटोग्राफी। अच्छा, साथ ही में नाइट विजन इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं उनमें इनकी एप्लीकेशन होती है इंफ्रारेड की। वेदर फोरकास्टिंग में इंफ्रारेड रेज हमारे पास यूज़ होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में, क्लियर। अच्छा, सोलर कुकर को हॉट बनाने में इंफ्रारेड रेज। सिमिलरली फिजियोथेरेपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, क्लियर। एंड जितने भी चीज़ें आपके लास्ट 10 to 12 ईयर्स में पूछी जा चुकी हैं सभी इंक्लूड हैं इसमें, क्लियर। विजिबल, अगर मैं विजिबल की बात करूं, विजन, क्लियर, जो हमारा विजन आता है कहाँ से, विजिबल से, विबगायर वगैरह, क्लियर। अच्छा, देन फोटोसिंथेसिस में इसकी एप्लीकेशन हमारे पास है विजिबल रेज की। अच्छा, अल्ट्रावायलेट, आरओ प्यूरीफायर, केंट, क्लियर, वहाँ पे कौन सी रेज उसमें होती हैं, वहाँ पे जो हमारा आरओ प्यूरीफायर या फिर हम ड्रिंकिंग वाटर को पीते हैं, 2-3 हमारे पास 8-9 तरीके होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में उसको प्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन हमारे पास होता है, आयोडीनेशन होता है। इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट लाइट का हम यूज़ कर सकते हैं, ओजोन का हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जो हमारे पास आरओ प्यूरीफायर है इनमें हम यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं एंड उस वाटर को प्यूरीफाई करते हैं। देन फॉरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंटिंग में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लीनिंग में। अच्छा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लीनिंग में। देन जो हमारे पास यूवीबी रेज होती हैं, यूवीबी रेज होती हैं, ये इनिशिएट करते हैं विटामिन डी को, यानी कि उसको फंक्शन कराती हैं। देन अल्ट्रावायलेट सी रेज, these are absorbed by ozone layer, these are very important objectives, clear, these are very important objectives। and जो ultraviolet rays होती हैं they cannot be seen through electromagnetic spectrum। next है x-rays, x-rays कहाँ पे लगती हैं, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स या फिर फॉल्ट्स इंजीनियरिंग में। जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, अगर हमें चेक करना है कि इस सॉलिड में क्या क्रैक वगैरह तो नहीं आया है, सो वहाँ पे हम चेक करते हैं बाय यूजिंग एक्सरेज हम डालते हैं, वहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या ये सॉलिड, क्या ये वाल, क्लियर, क्या ये वाल क्रैक हुई है अंदर से या नहीं, क्लियर। देन क्रिस्टल स्टडी। अच्छा, देन मेडिकल डायग्नोसिस में, क्लियर, बून्स में सीटी स्कैन वगैरह हम करते हैं। या फिर सिक्योरिटी पर्पस, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, सिक्योरिटी पर्पस में किसको हम यूज़ करते हैं, एक्स रेज को। देन लास्ट पे आते हैं हम गामा रेज के ऊपर। अगर हम गामा रेज की बात करें, लिमिटेड यूज है यहाँ पे, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के लिए एंड रेडियोथेरेपी एंड कैंसर ट्रीटमेंट में गामा रेज का काफ़ी योगदान होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे या फिर आपने, अगर आप वीडियो को 1-2 बार भी देखो, आपने अपने नोट्स मेंटेन किए होंगे यहाँ से, क्लियर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क आपके यहाँ से डन हो गए अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा, नोट्स को अच्छे से बनाया। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे। सो 5 चैप्टर तो हो गए हमारे, अब 6, 7, 8, 9 यानी कि 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर, वेट अ सेकंड यार, अच्छा इधर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो देखिए, सो ए पेपर हमारा ख़त्म। नाउ हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास अब बचता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। देन हमारा बचता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। पहले मैं आऊँगा यहाँ पे किस पे, चैप्टर 7 पे, 8 पे, 9 पे, क्लियर, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। पहले हम देखेंगे ड्यूअल नेचर को, एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट हो जाएगा। देन एटम्स एंड न्यूक्लियर को 2 वीडियोस में हो जाएगा, कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई विल ट्राई कि 1 से 2 वीडियोस में इसको भी कवर करूं। जब ये चैप्टर्स ख़त्म होंगे फिर लास्ट में हम आएंगे किस पे, ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स को आराम से पढ़ेंगे, मे बी 5-6 या फिर जितने भी वीडियोज़ बनेंगे, 1 शॉट्स बनेंगे, उसमें हम ऑप्टिक्स को देखेंगे। सो बस आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ड्यूअल नेचर के बारे में। देन एटम्स एंड न्यूक्लियर के ऊपर 2 वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर मे बी 1 या 2 वीडियोस आपको मिलेंगे। सो थैंक यू ऑल।